देखिए, आज जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज हेज फंड्स। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट हेज फंड्स ये ज़रूरी हो जाता है कि एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड के बारे में हो जाएगी तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड और हेज फंड्स को कनेक्ट कर पाएंगे और हेज फंड्स की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी इंडिया में म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, ठीक है, उनको हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउसेस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रन करती है। अब इनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्यों बोलते हैं? बिकॉज एसेट का मतलब होता है दूसरों का पैसा, राइट? दूसरों का पैसा वो एसेट हो गया। मैनेजमेंट ये दूसरों का पैसा मैनेज करती है, इसलिए इनको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, अब इनके पास तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गया और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो गया, राइट? हर फंड का एक फंड मैनेजर ये लोग नियुक्त करते हैं जो कि उस फंड को मैनेज करता है। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट नाम यहाँ दिया गया है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब क्या? म्यूचुअल मतलब सबकी सहभागिता है इसमें। म्यूचुअल मतलब सबने कुछ ना कुछ सहयोग दिया है इसमें। वैसा फंड जिसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ फंड। ठीक है, ये एक पूल ऑफ फंड होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हैं उस फंड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब ये अमाउंट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, राइट? इसका कुछ क्वालिफिकेशन बेसिक क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है। जिसको भी मन है म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। बेसिकली उस पैसे का फंड मैनेजर क्या करता है, उस पैसों को इकट्ठा करके मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और फिर शेयर्स में उसको इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब जैसे देखिए, बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझदारी के लिए अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। 5 इन्वेस्टर्स हैं, पांचों ने 100 रुपये दिए इस पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, इस फंड मैनेजर को। ठीक है, तो फंड मैनेजर के पास कितना पैसा हो जाएगा? 500 रुपये। ठीक है, अब ये जो 500 रुपये है इसको हम लोग बोलेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, इसी 500 रुपये को मैनेज करना है, इसी फंड को मैनेज करना है और वो फंड मैनेज कौन करेगा? फंड मैनेजर करेगा। ठीक है, अब इस पैसे को फंड मैनेजर ने मार्केट में इन्वेस्ट किया। ठीक है, पैसा आ गया, अगले दिन इसने इन्वेस्ट किया डे 1 पे। ठीक है, अब इसको इन्वेस्ट कहाँ करा? सपोज मैं इस एग्जांपल में मान लेता हूँ कि इसने फंड मैनेजर ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया। जहाँ जहाँ इसको मौका मिला अपना पोर्टफोलियो इसने क्रिएट किया। पोर्टफोलियो जब मैं बोल रहा हूँ तो उसने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट किया। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं। याद कीजिए, SAPM पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, उसमें आपने सारे मेथड सीखे थे कि कैसे एफिशिएंट फ्रंटियर क्रिएट करते हैं, मोस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो डिड्यूस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर होता है और वो फंड मैनेजर करता है। उसके बेसिस पे वो स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है, डाइवर्सिफाई करता है। सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं डालेगा, वो क्या करेगा, कुछ स्टॉक्स चुनेगा और उसमें पैसा डालना स्टार्ट करेगा। सपोज उसने पैसा इन्वेस्ट किया डे 1 पे। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि 5 स्टॉक्स में उसने इन्वेस्ट किया पहले दिन 100 रुपये। ठीक है, 500 रुपये थे, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, टोटल 500। डे 2 को मार्केट में कुछ मूवमेंट हुआ और पहले स्टॉक पे उसको 5 रुपये का गेन हुआ, सेकंड स्टॉक पे 5 रुपये का नुकसान हुआ, थर्ड पे 110, फोर्थ पे 120, 100, फिफ्थ वन 190 हो गया, राइट? बट टोटल जब कैलकुलेट किया उसने तो इसकी फंड की वैल्यू जो हो गई वो 520 रुपये। दैट मीन्स 20 रुपये का इनकम उसने जनरेट कर दिया फंड में। ठीक है, अब ये 20 रुपये का इनकम जो जनरेट कर दिया, ठीक है, तो अब ये किसका पैसा था? ये इन पांचों का पैसा था। ठीक है, फंड मैनेज तो सिर्फ मैनेजर कर रहा था, राइट? तो ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये इन पांचों के बीच में इक्वल हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले 100 रुपये की हिस्सेदारी थी, अब चूंकि 520 हो गया है तो अब इनकी हिस्सेदारी बढ़ के 104 रुपये, सब पांचों के पास 104 रुपये का फंड क्रिएट हो जाएगा, राइट? यानी पहले 100 रुपये था इनकी भागीदारी, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? अब 104 रुपये हो गई है।
डे थर्ड पे वैल्यू गिर गई, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ सकता है तो घट भी सकता है, ठीक है। तो डे 3 में रिस्पेक्टिव शेयर्स के प्राइसेस जो भी इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स थे, ठीक है, उनकी प्राइसेस ये हो गई। और टोटल जब मैंने कैलकुलेट किया, टोटल जब फंड मैनेजर ने कैलकुलेट किया वो 480 हो गया। दैट मीन्स इनिशियल 500 रुपये का अमाउंट तीसरे दिन पे जाके वो 480 रुपये हो गया। दैट मीन्स अभी फंड अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सेकेंड डे पे अच्छा रिटर्न मिल रहा था, बट थर्ड डे पे ये 20 रुपये नुकसान में चला गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये 480 किसका पैसा था, इनका पैसा था, ठीक है। तो अब 480 के हिसाब से 5 जगह पे इक्वल इक्वल इसको बांटना पड़ेगा। दैट मीन्स एक आदमी को 96 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। तो यही मैंने दिखाया यहाँ पे डे 2 पे, ठीक है, 104 रुपये मिलेगा सबको, बट डे थर्ड पे सिचुएशन कुछ एडवर्स हो गया, तो अब इनको 96 रुपया इनकी इन्वेस्टमेंट हो गई, राइट। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है म्यूचुअल फंड की, ठीक है। अब देखो ये इसमें फंड मैनेजर का क्या रोल है, इसकी क्या इनकम है, ये क्यों इन लोगों का पैसा मैनेज कर रहा है, ये सारे लोग, इन सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, ठीक है। एक शेयर मार्केट की जानकारी नहीं थी कि कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। प्रोफेशनल ये था, ये एडुकेटेड था, इसलिए इन लोगों ने चाहे कम राशि हो या ज़्यादा राशि हो पैसा दिया इनको और इन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर वहाँ से इन्होंने जैसे जैसे फंड ने परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग इनका पैसा घट रहा था या बढ़ रहा था, राइट। अब इसके एक्सचेंज में, ये काम करने के एक्सचेंज में फंड मैनेजर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। चाहे मार्केट बढ़े या घटे, कुछ भी हो, बट फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है तो उसको कमीशन मिलेगा, राइट, वो कमीशन लेगा। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो ये फंडामेंटल बेसिक होता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। अब सपोज मिस्टर ई वांट्स टू विड्रॉ हिज मनी एट द एंड ऑफ डे 3, ठीक है। पहले दिन पे 100 रुपये डाला था, बट एट द एंड ऑफ डे 3 इनका जो वैल्यू था वो 96 रुपये हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी थी, ठीक है। तो इनको कितना पैसा मिलेगा जब ये विड्रॉ करेंगे, फंड मैनेजर से बोलेंगे, एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि ठीक है मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए, मुझे ज़रूरत है, इनको ज़रूरत आ गई, ठीक है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि जब आप चाहें तो पैसा डाल सकते हैं और जब आप चाहें तो पैसा निकाल भी सकते हैं। दैट मीन्स कोई लॉक इन पीरियड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर ये विड्रॉ करना चाहते हैं तो लॉजिकली इनको 96 रुपीज़ मिलनी चाहिए थी, बट आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि फंड मैनेजर को अपना कमीशन लेना है, ठीक है। तो what will ultimately happen, Mr. E will receive a little less than ₹96 because he will have to pay commission to the fund manager. चाहे फंड अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया उससे मतलब नहीं है। आपने जिस दिन विड्रॉ किया, अगर मार्केट नीचे है, अगर फंड परफॉर्म अच्छा नहीं किया है तो आपको इसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, बट कमीशन काट के मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर, म्यूचुअल फंड कैन नॉट टेक शॉर्ट पोजीशन ऑन एनी स्टॉक। यहाँ देखिए, यहाँ पे फंड मैनेजर ने जो पैसे आए थे, एसेट अंडर मैनेजमेंट था, उन सब से शेयर्स को खरीदा था, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, ठीक है, जब आप डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे उसमें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन भी आपने पढ़ा था। लॉन्ग का मतलब बाई होता है, शॉर्ट का मतलब सेल होता है, ठीक है। तो एक ऐसा भी एक स्ट्रैटेजी होता है, उसमें अगर किसी को लगता है कि शेयर प्राइस गिरने वाला है तो वो पहले सेल भी कर सकता है और जब वो गिर जाए तो लोअर प्राइस पे उसको बाई भी कर सकता है, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड में ये अलाउड नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप पहले शेयर को सेल नहीं कर सकते हैं और बाद में जब वो गिर जाए तो बाई नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज़ वेरी रिस्की, राइट। और चूंकि ये रिस्की इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे देखो छोटे छोटे लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इन लोगों को जानकारी नहीं है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, और ये कुछ लोग तो जस्ट 100 रुपये भी डाल देते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो बड़े से बड़े लोग भी हो सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूटर, और छोटे से छोटे लोग भी हो सकते हैं। तो इसमें हार्ड अर्न मनी भी होता है, राइट। तो अगर किसी का पैसा चला जाए, ठीक है, बिकॉज अगर आपने शॉर्ट किया है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, ये जान के शॉर्ट किया है, आपने एनालिसिस किया था कि उसका स्टॉक प्राइस गिरेगा, बट अगर स्टॉक प्राइस नहीं गिरा और अचानक से एक तरफ यूनिडायरेक्शनल अगर बढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और हो सकता है कि इन इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डूब जाए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में ये सब अलाउड नहीं है और म्यूचुअल फंड काफ़ी रेगुलेटेड होता है, और म्यूचुअल फंड की जो स्ट्रैटेजी होती है वो फंड मैनेजर को
रिवील करनी होती है, ठीक है, सारे के सारे इन्वेस्टर्स को, ठीक है। एक डिस्क्लेमर देना होता है कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा और कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा। हालांकि जो भी फंड में पैसे लगे हुए हैं उनको हेज करने के लिए, डाउनसाइड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस एक हद तक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने के लिए अलाउड हैं, ठीक है। बट किसी भी हालत में ये लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग इज नॉट permitted in mutual fund houses. It is because the hard earned money of the small investors are involved in the fund. Okay, so इतनी सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई, बैकग्राउंड समझ में आ गया, तो अब थोड़ा सा हेज फंड के बारे में समझते हैं कि हेज फंड होता क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपने म्यूचुअल फंड में देखा कि n नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आ सकते हैं वहाँ पे। जितने लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने लोगों को आना है वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। डेली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन भी होता है और डेली बेसिस पे रिडम्पशन भी होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड, ठीक है, वो पैसा दे के आएगा। और रिडम्पशन का मतलब कोई पहले से एग्जिस्टिंग है म्यूचुअल फंड में, उसका पैसा लगा हुआ है तो वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। हेज फंड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हेज फंड्स में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों? आपने म्यूचुअल फंड में देखा कि वहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी वो भी इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास कम पैसा हो, और वो भी इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, ठीक है। हेज फंड्स में ऐसा नहीं होता है। हेज फंड्स में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिनको रिस्क का खतरा नहीं है, जो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा पैसा किसके पास होगा? जिसके पास नॉलेज होगी अच्छी खासी, जो अच्छे पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो हेज फंड्स में लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, और वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास खूब पैसा होता है, और एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशंस भी होती है उनके पास। उनके पास फिनेंशियल मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है और जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा कुछ नहीं था। रिस्क और रिटर्न के बारे में नॉर्मल इन्वेस्टर्स को कुछ जानकारी नहीं थी। वेयर एज हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पहली बात तो बहुत ही कम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, पेंशन फंड हो गया, ठीक है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस भी हो सकते हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, बिकॉज उनके पास पैसा खूब है, बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास, ठीक है। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जिनके पास खूब पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। बट ये सारे लोगों के पास ना अच्छी खासी नॉलेज है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, ठीक है। अब ये लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो इन लोगों को चाहिए ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा पैसा, हाइयर रिटर्न के लिए ये लोग आते हैं, ठीक है। जहाँ पे हाइयर रिटर्न इन्वॉल्व है वहाँ पे हाइयर रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए भी हेज फंड नॉर्मल इन्वेस्टर्स को इंक्लूड नहीं करता, बिकॉज इसमें खतरा काफ़ी होता है, हाई रिस्क होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पहले से ही लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को लेते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, जो रिस्क ले सकते हैं और जिनको फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है। अब देखो, म्यूचुअल फंड में जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पे फंड मैनेजर को अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करनी होती है कि उनका पैसा, नॉर्मल इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ लगेगा। हेज फंड में ऐसा कुछ नहीं है। हेज फंड मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी कभी नहीं बताती है। हेज फंड मैनेजर्स हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप मुझे पैसा दीजिए, आपको रिटर्न का मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ, इतना रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। बट आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाएगी कि क्या स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। आपको इन्वेस्ट करना है तो कीजिए, नहीं इन्वेस्ट करना है तो मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस में आपको मैंने जैसा बताया था कि शॉर्ट सेलिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है। हेज फंड में ये लोग जितनी मर्जी उतना शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग डेरिवेटिव का यूज भी दबा के करते हैं, ठीक है। ये लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लिवरेज्ड पोजीशन करते हैं। लिवरेज्ड पोजीशन का मतलब क्या? ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, उनसे पैसे बोरो करते हैं, ठीक है। अब ये बोरो करते हैं तो बोरो करना का मतलब ही हो गया लिवरेज्ड पोजीशन, ठीक है।
ये लोग लॉन्ग शॉर्ट न्यूट्रल पोजीशन बनाते हैं। लॉन्ग शॉर्ट न्यूट्रल पोजीशन का मतलब ये हो गया कि कोई एक स्टॉक है जिसपे 500 करोड़ का इसने इन्वेस्ट कर दिया, खरीद लिया, ठीक है। उसी नेचर का दूसरा स्टॉक इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। तो ये लोग ये भी प्रॉमिस करते हैं कि इवन इफ मार्केट गिरे, ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउसेस में क्या होता है कि अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो रिटर्न मिलेगा, बट अगर मार्केट गिरने लगता है तो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। बट हेज फंड क्या करता है, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रुकाओ, रोक देना, ठीक है। किसको रोक देना, खतरे को रोक देना। ये प्रॉमिस करते हैं कि मार्केट बढ़ेगा तब भी हम लोग रिटर्न देंगे, मार्केट गिरेगा तब भी रिटर्न देंगे। दैट मीन्स ये लोग बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, जिसकी वजह से जिसका असर पूरे मार्केट पे रहता है और सारा का सारा फंड अंडर परफॉर्म करता है, ठीक है, उस केस में भी हम लोग रिटर्न देंगे। दैट मीन्स दे प्रॉमिस टू बीट दी सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, जिसको कोई भी मिटिगेट नहीं कर सकता। हेज फंड बोलता है कि इवन इफ मार्केट गिरेगा फिर भी हम लोग आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये प्रॉफिट कैसे देंगे, ये पॉसिबल तभी है जब ये लोग लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बना के चले मार्केट में। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन का मतलब ही ये होता है कि एक स्टॉक पे 500 करोड़ का बाई किया तो दूसरे स्टॉक पर सिमिलर नेचर, सिमिलर इंडस्ट्री, सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी, वहां पे 500 करोड़ का उसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट गिरता भी है, ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टॉक गिरेंगे, ठीक है। तो एक जो स्टॉक इन्होंने शॉर्ट करके रखा है, ठीक है, मतलब ऊपर सेल करके रखा है, अगर वो नीचे गिरेगा तो उसको कम दाम पे बाई कर लेंगे, तो वहां पे इनको कोई नुकसान नहीं होगा और वो रिटर्न वहां पे लेके चलेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ चीजें अगर रह गई होंगी तो आगे वाली स्लाइड में मैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं इसमें। तो हेज फंड्स को डिफाइन ऐसे करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑफ इन्वेस्टर्स दैट यूजेस हाई रिस्क मेथड्स सच एज इन्वेस्टिंग विद बोरोड मनी, ठीक है, इन होप्स ऑफ रियलाइजिंग लार्ज कैपिटल गेन्स, ठीक है। एक ही भूख होती है इनकी, क्या, जितने भी इन्वेस्टर्स इसमें हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनकी एक ही चाहत होती है कि काफ़ी पैसा वो बनाएं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हेज फंड्स आर फाइनेंशियल पार्टनरशिप दैट यूज पूल्ड फंड्स एंड एम्प्लॉय डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू अर्न एक्टिव रिटर्न्स फॉर देयर इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। दीज फंड्स मे बी मैनेज्ड एग्रेसिवली, अब ये एग्रेसिवली मैनेज करते हैं, और मेक यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, दबा के यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स में, जैसे फ्यूचर मार्केट हो गया, ऑप्शंस हो गया, ये लोग खूब यूज़ करेंगे, ठीक है, बट अपनी स्ट्रैटेजी को रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। एंड लिवरेज टू जनरेट हाई रिटर्न्स। हेज फंड स्ट्रैटेजीज इंक्लूड, अब जैसे देखो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं इनकी, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सिमिलर नेचर ऑफ कंपनीज पे, दो कंपनीज पे, एक पे ये एक को बाई करके चलते हैं तो दूसरे को सेल करके चलते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मार्केट पूरी तरह से गिरा, सिस्टमेटिक किसी भी इवेंट की वजह से, अगर सपोज वॉरिंग हो गया, तो दोनों के दोनों स्टॉक गिरेंगे, तो एक में तो नुकसान होगा बट दूसरे में उनको प्रॉफिट होगा। तो उससे क्या होगा, फंड हेज रहेगा, ठीक है, यानी नेट टू नेट इनको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं। जैसे कोई स्टॉक है, जैसे एसबीआई का स्टॉक है, वो खरीदा, ठीक है, तो एसबीआई का फ्यूचर क्या कर देंगे, ये लोग सेल करके चलेंगे, ठीक है। तो वो भी मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हो गया। वोलेटिलिटी आर्बिट्रेज हो जाएगा, ठीक है, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन है, जैसे कोई भी कंपनी बोनस इशू करने वाली है या डिविडेंड इशू करने वाली है, तो अचानक से मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाती है, ठीक है। आर्बिट्रेज, जैसा कि आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द मिस प्राइसिंग इन टू डिफरेंट मार्केट्स फॉर द सेम सिक्योरिटी, ठीक है। तो जैसे ही वोलेटिलिटी आती है, कुछ भी अगर अनाउंसमेंट होता है कॉर्पोरेट एक्शन, उसकी वजह से जो भी मिस प्राइसिंग हो जाती है, तो वो ये जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है, ये इसमें इतने क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास स्ट्रैटेजी होती है कि वो उसको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लेते हैं, ठीक है। एंड मर्जर आर्बिट्रेज, अब जब कभी भी मार्केट में कोई न्यूज़ आती है कि कोई दो कंपनी मर्ज करने वाली है, तो उनके भी स्टॉक प्राइसेस में, रेस्पेक्टिव स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट्स आती है, ठीक है। तो वहाँ से भी आर्बिट्रेज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। अब देखो थोड़ा सा एक बार मैं म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स में डिफरेंस आपको बता देता हूँ, यहाँ से और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड,
ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में नो लिमिटेशन होता है, कोई भी आ सकता है और कोई भी अपना विड्रॉ करके जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन हेज फंड्स, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाता है और एक लॉक इन पीरियड दे दिया जाता है, उसके बीच में ये लोग पैसा नहीं निकालेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर पैसा निकालना स्टार्ट कर दे तो हेज फंड्स में दिक्कत क्रिएट हो सकती है, इसलिए फंड मैनेजर अलाउ नहीं करता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉक इन वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई भी कभी भी आ सकता है और कोई भी कभी भी अपना रिडीम करके जा सकता है, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, इन्वेस्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी नॉलेजेबल इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। छोटे से छोटे लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और छोटे से छोटे लोग जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे हम नॉलेज की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। इसमें देखो हेज फंड्स में ओनली नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हु हैव नॉलेज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन द हेज फंड्स, ठीक है। तो जिनके पास नॉलेज होगी उन्हीं को अलाउ करेंगे, बिकॉज उनको पहले से पता है कि हेज फंड्स इज अ रिस्की बिजनेस, तो रिस्क लेने के लिए जो तैयार है वही आए इसमें, ठीक है। म्यूचुअल फंड में एनीवन कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसमें क्या है, ओनली अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स, नेटवर्थ इन्वेस्टर जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट इन हेज फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड इज अ सेटअप एज अ ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया जाता है, राइट। हेज फंड सेटअप इज लाइक अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि जो भी पैसा डूबेगा इट विल बी टू द ट्यून ऑफ ओनली द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फर्दर लायबिलिटी उनके घर तक नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर पहले तो डाइवर्सिफिकेशन करता है, इफिशिएंट फ्रंटियर, जो भी मेथड्स आपने पढ़े हैं लास्ट सेमेस्टर में उसके बेसिस पे, एंड देन उसमें इन्वेस्ट करता है। और डाइवर्सिफिकेशन से हम लोग क्या रिड्यूस करते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। देयरफॉर म्यूचुअल फंड फेसेस सिस्टमैटिक रिस्क, इसलिए म्यूचुअल फंड पे ओनली एंड ओनली सिस्टमैटिक रिस्क का एक्सपोजर होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क होगा तो म्यूचुअल फंड हाउस परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। इन अपोजिट टू दिस, हेज फंड होल्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब सिर्फ दो, एक पे लॉन्ग और दूसरे पे शॉर्ट, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ये डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। देयरफॉर डू नॉट फेसेस सिस्टमैटिक रिस्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सिस्टमैटिक रिस्क होता है तो एक का वैल्यू घटेगा, बट जो शॉर्ट है वो आपको प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क फेस नहीं करता है, ठीक है। इट प्रॉमिसेस टू प्रोवाइड रिटर्न्स इवन इफ मार्केट गोज डाउन, हेज फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, यूज टू डेरिवेटिव्स टू हेज द पोर्टफोलियो इज लिमिटेड इन म्यूचुअल फंड। यहाँ पे यूज ऑफ मेंशन कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये होगा यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये लिमिटेड होता है, ठीक है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में गवर्नमेंट या जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो अलाउ करती है कि आप डेरिवेटिव का यूज़ करें अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, ठीक है। हेज फंड के केस में क्या है कि हेज फंड कैन यूज अनलिमिटेड डेरिवेटिव्स टू हेज एंड अर्न प्रॉफिट। ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, ये फ्यूचर्स यूज़ कर सकते हैं, जब भी अपॉर्चुनिटी इनके पास आएगी तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट टेक शॉर्ट पोजीशन ऑन एनी स्टॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट पोजीशन लेना मतलब पहले सेल कर देना और जब वो गिर जाए बाद में बाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये अलाउ नहीं होता है, ठीक है। हेज फंड्स में ऐसा कर सकते हैं, कैन टेक शॉर्ट पोजीशन ऑन एनी स्टॉक, ठीक है। फीस ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर इज नॉट बेस्ड ऑन फंड परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि जब फंड अच्छा परफॉर्म करेगा तभी म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना फीस लेगा, फंड ना भी परफॉर्म करे तब भी वो अपना फीस लेगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फंड परफॉर्मेंस, वेयर एज इन केस ऑफ हेज फंड्स, फीस ऑफ हेज फंड मैनेजर इज बेस्ड ऑन फंड परफॉर्मेंस। हेज फंड का मैनेजर फंड जब परफॉर्म करेगा तभी फीस लेगा, ठीक है। फंड अगर अंडर परफॉर्म कर गया तो हेज फंड का मैनेजर फीस का डिमांड नहीं कर सकता है अपने इन्वेस्टर से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। हेज फंड मैनेजर फीस तभी कमाएगा जब फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें एक हर्डल रेट होता है। सपोज मान लो कि हेज फंड मैनेजर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको एटलीस्ट 20% रिटर्न एक साल का कमा के दूंगा, तो अगर वो हर्डल रेट क्रॉस होगा तभी इसको फीस मिलेगी, ठीक है।
ये जानकारी थी इसके बारे में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ म्यूचुअल फंड एंड हेज फंड्स। अब थोड़ा रिस्क जो इन्वॉल्व होता है हेज फंड में, उसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। देखो, ये 4 रिस्क हैं जो कि हेज फंड में बेसिकली ऑब्जर्व किया गया है। पहला तो जो है कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक्सपोजेस देम टू पोटेंशियली ह्यूज लॉसेस। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग एक या 2 स्टॉक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली होगा क्या कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस पे ये शॉर्ट है वो अचानक से मार्केट में बढ़ने लग जाए, ठीक है। उस केस में शॉर्ट का मतलब क्या होता है, पहले सेल करना बाद में बाई करना, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उसका खरीदना बाद में मुश्किल हो जाए, ठीक है। बिकॉज कम दाम पे आपने बेचा और ज़्यादा दाम पे खरीदेंगे तो वहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हेज फंड को एक्सपोज कर सकता है टू पोटेंशियली ह्यूज लॉसेस, ठीक है। सेकंड है जो हेज फंड होता है टेंड टू बी मच लेस लिक्विड दैन म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब ये लेस लिक्विड इसलिए भी होता है बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पैसे होते हैं वो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में वो कम होगा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में लोग आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं, तो वहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। हेज फंड में अगर 3 साल के बाद अगर किसी ने पैसा डिमांड कम कर दिया कि चलो ठीक है 3 साल लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया, अब जो भी मेरा रिटर्न है रिटर्न के साथ मुझे वापस कर दो, तो इतना इजी नहीं होता हेज फंड्स के लिए कि तुरंत उसका पैसा उसको वापस कर दें। एटलीस्ट 2 से 3 महीना ये लोग टाइम लेते हैं, नोटिस पीरियड लेते हैं और फिर उसके बाद से पैसे अरेंज करके देते हैं, ठीक है। तो ये एक लेस लिक्विड होता है। तो इन केस ऑफ रिडम्पशन एक कैश की क्राइसिस हो सकती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है दे टिपिकली रिक्वायर इन्वेस्टर्स टू लॉक अप मनी फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। हेज फंड के केस में इन्वेस्टर्स का पैसा लॉक इन हो जाता है, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क है, ठीक है। द यूज ऑफ लिवरेज और बोरोड मनी, अब चूंकि आपको पता है ये लिवरेज और बोरोड मनी जो इन्वेस्टर्स से लेते हैं कैन टर्न व्हाट वुड हैव बीन अ माइनर लॉस इनटू अ सिग्निफिकेंट लॉस, ठीक है। पूरा का पूरा पैसा डूब भी सकता है, ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी रिस्की जॉब है, ठीक है। हेज फंड्स अगर सारी चीज़ें ठीक से नहीं हुई, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस्ड हेज फंड मैनेजर नहीं हुआ, बिकॉज इनिशियली जब हेज फंड आया था तो अच्छा पैसा कमा के दिया था, बट आजकल बहुत सारे हेज फंड्स मार्केट में हो गए हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स ने गलत डिसीजन ले लिया इन होप ऑफ वेरी गुड रिटर्न और कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब चूंकि ये बोरोड मनी होता है, राइट, तो हो सकता है कि पूरा पूरा पैसा डूब भी जाए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गया होगा कि हेज फंड एक्चुअली है क्या। तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से और सारी चीज़ें एग्जाम में लिख के आइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।